हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बड़े बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, एक नए टॉपिक के साथ चर्चा को शुरू कर रहे हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन कर लिया था। अब बेटा हमें स्टेट कमीशन की बात करनी है। पहले आप सामने देखना, नोट्स निकालने निकाल लो, उसके बाद सामने देखना। बेटा मैंने कहा है न्यू बुक में, न्यू एक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं। ये भी हम पुराने एक्ट के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, पर बेटा ये पढ़ोगे तो बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लॉ की। ठीक है जी, सिर्फ थोड़े से डिफरेंस है वो हो जाएंगे, वो एक दिन का भी मुद्दा नहीं है। तो वो हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अभी तक क्या पढ़ा था? डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड टू अदर मेंबर, वन ऑफ होम शुड बी अ वुमेन, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ऐसे ही पढ़ा था। कितने लोग हैं? कम से कम तीन, एक प्रेसिडेंट, दो अदर मेंबर, जिसमें से एक वुमेन का होना जरूरी है, रीजन बता दिया था। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। मैंने बताया था अगर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट है तो बाबू यूपी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इन तीनों। ठीक है बेटा, the complaint can be made to the appropriate district commission when the value of goods and services along with the compensation claimed does not exceed 20 lakh। बेटा तभी तक केस हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर बेटा वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद द कंपनसेशन थिंग डज नॉट एक्सीड्स 20 लाख, डज नॉट एक्सीड्स 20 लाख से ज्यादा ना हो, यानी कि 20 लाख तक केस हो जाएगा। ये लिमिट चेंज है नए लॉ में। गलत पढ़ रहे हैं पता है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है जी। वो कोई भी कोर्ट कंप्लेन आने पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करती है 4 लाइन का। मैंने बताया था क्या करते हैं। On receiving the complaint, the court shall refer to the party against whom the complaint is filed. If required, the goods or sample thereof shall be sent for testing in a laboratory. The court shall give judgment after considering the test report from the laboratory and hearing to the party against whom the complaint is filed. सर कोर्ट के पास कंप्लेन आई है, कैसे पता लगेगा उस मैन्युफैक्चरर को, सेलर को, सर्विस प्रोवाइडर को कि मेरे खिलाफ केस हुआ है? बेटा कोर्ट नोटिस देकर बताएगी। ठीक है ना जी। अगर जरूरत पड़ेगी तो गुड्स और या उनका सैंपल लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए जाएगा। कोर्ट जजमेंट देगी बेटा, टेस्ट रिपोर्ट भी कंसीडर करेगी और सामने वाली पार्टी को भी मौका देगी, उसकी भी बात सुनेगी। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जिसके खिलाफ जजमेंट दे रहे हो उसकी बात सुनी जाएगी। ठीक है ना जी। इन केस ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, याद है एग्रीव्ड पार्टी का मतलब? केस हारी हुई पार्टी, जीती हुई भी एग्रीव्ड हो सकती है, हारी हुई भी हो सकती है, जो भी सेटिस्फाई ना हो कोर्ट के जजमेंट से, एग्रीव्ड पार्टी है ना। if the aggrieved party is not satisfied with the order of district commission, he can appeal before the state commission within 30 days of passing the order। ठीक है जी। 30 दिन के अंदर अंदर आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो। इधर देखना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कमीशन कुछ ही कह लो बेटा, स्टेट कमीशन स्टेट कोर्ट, नेशनल कमीशन नेशनल कोर्ट, कुछ कहो बेटा। बाबू अब स्टेट कमीशन की बात आ गई। मैंने कहा था बेटा एक अच्छे से पढ़ लो तो दूसरा आसान होगा पढ़ना। पढ़ते हैं जी। देखना स्टेट कमीशन कहता है, स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट and not less than two other member, one of whom should be a woman. They all are appointed by state government concerned। Same कर रहे हो तो कह रहे सेम। पढ़ना ही नहीं आता तो देख के भी नहीं पढ़ना आता। ऊपर लिखा हुआ था डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड टू अदर मेंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन टू अदर मेंबर। दोनों का मतलब सेम होता है। इतनी मैथ्स पढ़ी हुई है तुमने बाबू? वहां तो एग्जैक्टली एक प्रेसिडेंट और दो अदर मेंबर होंगे, यहाँ लिखा हुआ है वन प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन टू अदर मेंबर। दो से कम नहीं होंगे मेंबर। ज्यादा कितने होंगे बताया नहीं, ज्यादा हो सकते हैं, दो से कम ना हो बस। वहां तो एग्जैक्टली दो ही हो। समझ आई बात? दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। इधर देखना, अगर बड़े समझदार हो तो स्टेट कमीशन में ना दो तरीके के केसेस जाएंगे। एक वो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हुए और 30 दिन के अंदर अंदर पहुंच गए स्टेट कमीशन में, तो वो केसेस और एक वो जिनकी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद द कंपनसेशन क्लेम्ड एक्सीड्स ₹20 लाख।
बट डस नॉट एक्सीड 1 CR। तो लिखी हुई है लिमिट, कहता है कौन से केसेस जा सकते हैं स्टेट कमीशन में, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद द कंपनसेशन क्लेम एक्सीड्स ₹20 लाख। बाबू 20 लाख से ज्यादा हो वैल्यू जिनकी, 20 लाख 1 रुपए लिख देता हूँ, 20 लाख से ज्यादा हो बट डस नॉट एक्सीड 1 CR, 1 करोड़ से ज्यादा ना हो, यानी कि 1 करोड़ तक के मुकदमे कहाँ होंगे, स्टेट कमीशन में। और कौन सा मुकदमा हो सकता है स्टेट कमीशन में, where the aggrieved party is not satisfied with the order of district commission and filed the appeal before the state commission, है ना। तो दो तरीके के मुकदमे हो सकते हैं स्टेट कमीशन जो सुनती होगी, ठीक है जी। प्रोसीजर क्या है, सेम। ऑन रिसीविंग द कंप्लेन द कोर्ट शैल रेफर टू द पार्टी अगेंस्ट whom the complaint is filed. If required, the goods or sample thereof shall be sent for testing in a laboratory. The court shall give judgment after considering the test report from the laboratory and hearing to the party against whom the complaint is filed. ठीक है जी। अगेन लास्ट टाइम वही है सेम। If the aggrieved party is not satisfied with the order of state commission, he can appeal before the national commission within 30 days of passing the order. 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप स्टेट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन जा सकते हो। समझ में आया कितना आसान है, कहा था ना एक अच्छे से पढ़ लो तो दूसरा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अब और इजी हो जाएगा। पढ़े नेशनल कमीशन। बाबू नेशनल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर, वन ऑफ whom should be a woman। सेम है, सेम है। दूध का जला छाछ को भी फूक के पी, है ना। अब जल चुके हो, अब लग रहा है छाछ भी जलाएगी, जबकि छाछ ठंडी होती है। बाबू नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट, 4 दूसरे मेंबर हो सकते, मत 2 थे, मत 2 से कम नहीं थे, और यहाँ 4। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम, ऊपर दोनों जगह पे लिखा हुआ है किसने अपॉइंट करने मेंबर, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट सेम। अगर आप समझदार हो तो नेशनल कमीशन में भी 2 तरीके के केसेस जा सकते हैं, बहुत समझदार हो तो। कौन से, एक वो जो 1 करोड़ से ज्यादा है, एक वो जो 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, और कहीं तक भी हो नहीं सुने जाएंगे, और दूसरे वो जो बेटा स्टेट कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं कर। अब देखो सुनो, बात ये भी हो सकती है, मान लो आप 15 लाख रुपए मांग रहे थे कोर्ट से, तो आपने केस कहाँ किया होगा, यहाँ 20 लाख तक मुकदमा यहाँ होता है, यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हुई यहाँ, और यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हुए आगे नेशनल कमीशन। या ऐसा हो सकता है आप मांग रहे थे 25 लाख, 25 लाख का मुकदमा कहाँ सुना जाता है, यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो गया, आप आगे यहाँ। यानी कि दोनों चेन हो सकती है कि आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से घूमते हुए आ रहे हो या स्टेट कमीशन के बाद नेशनल कमीशन, दोनों ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। यानी कि बात घूम फिर के सीधी सी है, इन केस द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड with the order of state commission and he appealed before the national commission within 30 days of passing the order। एक तो ऑर्डर ये सुना जा रहा होगा नेशनल कमीशन में, और एक वो जहाँ पार्टी 1 करोड़ से ज्यादा का मुकदमा लेके आएगी वो सुना जा, ठीक है ना जी, पक्का सर। और बाबू प्रोसीजर क्या है, कोई 4 लाइनें सी। अभी बस एक काम कर दो, नेशनल कमीशन का ना फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ दो, सेकंड मत उठाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ू, फर्स्ट पढ़ो। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या है वो मैं पहले ही डिस्कस करूंगा, फिर आपके साथ साथ रीड कर दूंगा, ठीक है जी। पहले आराम से सुन लेना। अब ये जितनी बातें हैं ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को आसान करने के लिए बातें होती है, ठीक है जी। सुनना बेटा, नेशनल कमीशन 2 तरीके के केसेस सुन रही है, एक वो जो 1 करोड़ से ज्यादा है, और एक वो जो बेटा स्टेट कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुए, चाहे वो बेटा यहाँ पर अपील हुई थी तो सेटिस्फाई नहीं हुए, चाहे वो यहाँ पर अपील हुई थी पहले यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हुए फिर यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हुए फिर पहुंचे, है ना। 2 ही तरीके के तो प्रैक्टिकली केसेस हैं बेटा। ये जो केसेस है ना, इसमें नेशनल कमीशन का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। लॉ है तो थोड़ी सी लॉ की भाषा, घबराना नहीं इससे, बल्कि इसको फेस करना है बेटा। ये केसेस में ना नेशनल कमीशन का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन? बाबू ये वो केसेस हैं जो पहली और सिर्फ पहली बार नेशनल कमीशन में सुने जा रहे हैं। क्या ये केसेस पहले किसी कोर्ट में सुने गए हैं?
1 करोड़ से ज्यादा वाले, इसका ज्यूरिसडिक्शन है 1 करोड़ के केस को सुनने का? इसका है? नहीं है ना बाबू। इनको बोला जाता है कि ये वो केसेस हैं जिसमें नेशनल कमीशन का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? ये केसेस पहली और सिर्फ पहली बार नेशनल कमीशन में सुने जाते हैं। ठीक है जी बेटा। दीज केसेस आर फर्दर अपीलेबल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पार्टी कोई सेटिस्फाई नहीं हुई ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक केस फाइल कर सकती है। और आप खुद समझो यार, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए एक और। मान लो आपका केस है 5 करोड़ का, तो पहली बार नेशनल कमीशन में सुना गया होगा 1 करोड़ से ज्यादा का है। भाई जज है, भगवान तो नहीं है ना, गलती वो भी कर सकता है। तो एक मौका और मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आदमी को मिलना चाहिए। तो बेटा मिला, लॉ ने कहा नेशनल कमीशन से आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष जा सकते हो, वहां पर अपील कर सकते हो, दूसरा मौका मिल जाएगा। ठीक है जी। पर बेटा लॉ ने साथ साथ ये भी समझा दिया कि वो केसेस जहां नेशनल कमीशन का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, यानी कि बेटा वो पहले या तो यहाँ सुने जा चुके हैं, फिर यहाँ सुने जा चुके हैं, फिर यहाँ सुने जा चुके हैं, या पहले वो केसेस यहाँ सुने जा चुके हैं, अब यहाँ सुने जा चुके हैं, और इसके बाद ये कहीं भी नहीं सुने जाएंगे। बस इसके लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटीज नेशनल कमीशन। उम्मीद मत करना कहीं और सुन जाएंगे, क्योंकि आप खुद समझो एक केस यहाँ सुना गया, चलो तुमने एक जज को गलत बता दिया, यहाँ सुना गया, दूसरे को गलत बता दिया, यहाँ सुना गया, अब आप फिर भी कह रहे हो मैं अभी भी एग्रीव्ड पार्टी हूँ। भाई इतने जज मजाक नहीं है। क्या आपको फर्दर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? मैं कानून बनाता या आप? लॉ यही होता है, नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट इतनी वेली थोड़ी है। हमारी कोर्ट्स के पास पता है ना, ऑलरेडी 50 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। अगर हम एक के बाद एक अलग कोर्ट में आपको अपील करने की पावर देते गए, फिर तो बाबू किसी भी केस का जजमेंट आ ही नहीं सकता। समझ में आती है बात? पहले बताओ, इतनी बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई? यानी कि सिर्फ यही केसेस जहां नेशनल कमीशन का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, दे आर फर्दर अपीलेबल टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और बेटा ये अपील नहीं हो सकती। एक बार आप पढ़ना सेकंड पैराग्राफ, फिर मैं पढ़ूंगा। अब उस सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। कहता है एन ऑर्डर passed by the National Commission in the matter of its original jurisdiction is appealable before Supreme Court. This means that only those appeal where the value of goods and services along with the compensation claim exceed rupees 1 crore and where the aggrieved party is not satisfied with the order of National Commission can be taken to the Supreme Court of India. अब इसने बताया कि नेशनल कमीशन अगर कोई ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर दे रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक ले जा सकते हो। उसको आसान भाषा में उसने बताने की कोशिश करी कि वहां जहां नेशनल कमीशन ने कोई केस सुना 1 करोड़ से ज्यादा का, और कोई अग्रीव्ड पार्टी नेशनल कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुई, बेटा यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जा सकती है। ये बात मैंने भी बताने की कोशिश करी। अब दूसरी बात ये बताएगा, सुनना ढंग से, टेक्निकल भाषा। Moreover, in a case decided by district forum, the appeal can be filed before the state commission, and thereafter the order of state commission can be challenged before the national commission and no further. कहता एक केस यहाँ हुआ था, यहाँ के बाद यहाँ सुना गया, यहाँ के बाद यहाँ सुना गया, और अभी भी आप नेशनल कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो, बेटा कहीं फर्दर नहीं जा सकते। आपके लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी नेशनल कमीशन, आपका केस कहीं सुना ही नहीं जा सकता इसके बाद। समझ आई बात? अच्छे से बात क्लियर हो गई? पक्का से? चलो ठीक है। अब वो जब मैं परसों चेंजेस पढ़वाऊंगा ना, तो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस। बेटा एनजीओस या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के रोल क्या है, या कई बार पेपर में आता है फंक्शन। बेटा मेरी तरफ देखना, चैप्टर का पहला दिन याद करो, जिस दिन चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने बताया था बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने 3 मेजर काम करे। 3 मेजर काम करे, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, 3 टियर मशीनरी दी,
3 लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट हो सकती है और 3 लेवल पर कंज्यूमर एसोसिएशन बनाने की पावर, चाहे कह लो कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल या एनजीओ, ये 5 नाम होते थे वहां पर, है ना। वो कहता है इनके फंक्शंस क्या, इनके रोल क्या है, मैं बता देता हूँ। कुछ फंक्शन कुछ रोल जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ा मैंने बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए, ठीक है जी। एक बार फिर भी आप पढ़ो, मुझे पक्का पता है एक आध प्रॉब्लम आएगा, आने देना, मैं पढ़वाऊंगा पक्का से, लेकिन पहली ट्राई आपकी है, आप पढ़ना खुद। बेटा प्रॉब्लम पक्का आई होगी, विदाउट अ डाउट, मैं प्रॉब्लम लूंगा भी। अच्छा एक बार स्पेसिफिकली बता दो, 6th पॉइंट तो पक्का प्रॉब्लम है, दे प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू गेट लीगल रेमेडी, पक्का। फर्स्ट पॉइंट भी हो सकता है, दे पब्लिश पीरियोडिकल जर्नल फॉर क्रिएटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है जी। और बताओ इसके अलावा कुछ, दो के अलावा कुछ और बताना है, कुछ और बताना है तो बताओ, नहीं बाकी सब समझ में। बाबू देखो बीच में एक बात यही है कि ये क्या करते हैं, सारी एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस के खिलाफ, चाहे वो अडल्ट्रेशन है, ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग है, और भी कोई बेटा प्रैक्टिस है, बाबू ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, और कंज्यूमर को भी कहते हैं प्रोटेस्ट कर। प्रोटेस्ट करने का मतलब होता है केस करना। और बेटा बीच में ये भी एक बात आई है, दे कैन फाइल सूट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर नहीं केस करता, कंज्यूमर के बिहाफ पर ही खुद केस कर देती है। मैं वेरी फर्स्ट डे से बता रहा हूँ कि इनको पावर है कि केस कर सकती हैं कंज्यूमर के बिहाफ, है ना। ये बात समझ में आ गई, अब सुनना जरा बची हुई 3 बातें। सर पहली बात में लिखा हुआ था दे पब्लिश पीरियोडिकल्स एंड जर्नल फॉर क्रिएटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। बेटा ये क्या चीज होती है पीरियोडिकल्स, बेटा पीरियोडिकल्स मतलब जो चीजें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद प्रिंट की जाती हैं, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद प्रिंट की जाती हैं, इसलिए इसको पीरियोडिकल्स बोला जाता है। 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद कंज्यूमर एसोसिएशन कई बार अपने पीरियोडिकल जर्नल्स निकालती हैं, जस्ट लाइक अ मैगजीन, ठीक है जी। और सिर्फ क्या लिखा होता है इसमें, कंज्यूमर को अवेयर करने की बातें। ऐसे बेटा एक बात ये भी आई, दे अरेंज सेमिनार वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर। ये बेटा सिर्फ पीरियोडिकल पब्लिश नहीं करते, जगह जगह क्या करते हैं बेटा, अपने सेमिनार वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मान लो कोलकाता ऑर्गेनाइज करती है, बेटा जिन लोगों ने भी अटेंड करी उन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर फ्रॉड चल रहा है, मेरे साथ एक ऐसा फ्रॉड हुआ, उनको पता लग गया कि अच्छा ऐसा फ्रॉड हुआ। किसी और ने सेमिनार में भी बैठे कह दिया कि मेरे साथ भी ऐसा ही सेम हुआ, तीसरे ने भी कह दिया मेरे साथ भी सेम हुआ। इन्होंने क्या करा, फटाफट से उसको अपने पीरियोडिकल में पब्लिश कर दिया कि हाल ही में ऐसा फ्रॉड प्रचलन में है, कहीं ये ना हो कि आप भी इसके शिकंजे में फंस जाए, थोड़ा आराम से इसको देख लें अगर आपके साथ भी सेम इंसिडेंट हो रहा हो। तो ये करते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाने के लिए बेटा, पीरियोडिकल भी पब्लिश करते हैं, सेमिनार वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब समझ में। बस एक लास्ट बात बतानी है मेरे को, दे प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू गेट लीगल रेमेडी। बेटा असिस्टेंस मींस हेल्प, कहता है ये आपको लीगली हेल्प कर देते हैं टू गेट लीगल रेमेडी। ये लीगली कैसे हेल्प कर देते हैं मैं बताता हूँ, कैसे ये आपके बिहाफ पर केस कर पाते हैं, सब कुछ बताता हूँ। मैंने बेटा याद है आपको वेरी फर्स्ट डे बात बताई थी कि ये क्या करते हैं, अगर आपके पास आपको लगता है ना कि मैं तो एक बहुत छोटा सा दुकानदार या मैं एक बहुत छोटा सा कंज्यूमर, मैं क्या करूंगा एक ऐसी कंपनी के खिलाफ मुकदमा करके जो 10,000 करोड़ की है, उसके रिसोर्सेज देख के अगर आपको डर लग रहा है, आप पीछे कदम उठाते हैं कि नहीं यार मुकदमा नहीं करना, कंपनी 10,000 करोड़ की है। बाबू अगर आपको डर लग रहा हो कि मुझसे मुकदमा नहीं करना है या मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने कहा था आप किसी कंज्यूमर एसोसिएशन के पास चले जाओ, क्या करेंगी वो, पैसा लेंगे आपसे, बिना पैसे लिए मुकदमा कर देंगे, पूरा मुकदमा लड़ लेंगे, और बेटा अगर जीत गए तो वैसे भी आपके घर बचा, ऐसी बात बोली थी। आज वो सारी बातें प्रूव हो जाएंगी क्यों मैं कैसा कहता था। अब सुनना जरा हमसे, देखो अगर आप किसी भी एसोसिएशन के मेंबर बनते हो, अभी छोड़ दो कंज्यूमर एसोसिएशन को, सर किसी भी एसोसिएशन का मेंबर बनने की ना बहुत सारी शर्तें होती हैं, किसी भी एसोसिएशन का, जिसमें पहली शर्त होती है कि हमारा मेंबर बनना है तो इतने रुपए मंथली फीस है, ठीक है जी। मैं हूँ 3-4 एसोसिएशन में मेंबर, ठीक है जी। मैंने बताया था आपको एक बार तो सहारनपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन में मेंबर, ठीक है जी। फीस इनकी बहुत कम है, लगभग 2400 रुपये साल है,
₹200 महीना, कुछ खास नहीं। ₹2400 साल तो फीस ज्यादा नहीं। जिसमें क्या होता है, दिवाली मीट और होली मीट, 2 मीट पक्की होती है विद फैमिली आओ, डिनर प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है सारे सीएस के लिए। 2400 में दो तो प्रोग्राम इतने बड़े बड़े यही हैं। उसके अलावा कभी कभी पूल पार्टी, और बाकी जो हम मेन काम जिसके लिए एसोसिएशन बनी है वो तो है ही है कि अगर आपके साथ कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर कोई बदतमीजी करता है तो यहाँ रिपोर्ट करें, एक्शन होगा ही होगा। सर कोई माड़ा ऑप्शन तो नहीं है। मैं और भी एसोसिएशन का मेंबर हूँ, मैं संभाल परिवार में मेंबर हूँ, उनकी भी मंथली में कुछ मेंबरशिप है, लगभग ₹300 के आसपास, ₹3600 साल है। कुछ लोग लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब के मेंबर होते हैं। सर किसी भी एसोसिएशन का मेंबर बनने की पहली शर्त तो यही है, कुछ ना कुछ तो चार्जेस रहते होंगे ना। कोई भी एसोसिएशन चलेगी तो पैसों पे ना। सोच सकते हो आप। मान लो बेटा आप एक आज कंज्यूमर एसोसिएशन के मेंबर बने, प्लीज सामने देखना, बहुत काम की बात हो। कंज्यूमर एसोसिएशन के मेंबर बने, अगेन कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन हो, चलेगी तो पैसों से। इन्होंने बेटा आपसे मांगे ₹3000 सालाना मेंबर बनने के, ठीक है जी, और इनके पास 1000 मेंबर बन गए, साल के कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 30 लाख। बहुत बड़ी रकम इकट्ठी हो गई। 3000 मेंबर है, 30 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। मान लो बेटा ये क्या करते हैं, साल भर में 2-3 सेमिनार कर देते हैं, जिसमें बेटा कंज्यूमर की प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, पीरियोडिकल जर्नल पब्लिश कर देते हैं, और साल भर के लिए ना क्या करते हैं, 18 लाख रुपए इसी में खर्च देते हैं। आपसे ही तो नहीं है पैसे, आपकी तो भले के लिए नहीं है, तो सेमिनार वर्कशॉप्स में खर्चेंगे, पीरियोडिकल जर्नल में खर्चेंगे। अभी कितने बचे? 12 पेटी, ठीक है। इन्होंने ना बेटा 2 लॉयर्स अपॉइंट किए हुए, सीनियर लॉयर जिसको 75,000 रुपये महीना दे रहे हैं, और एक जूनियर लॉयर 25-30 हजार रुपये महीना उसको दे रहे हैं। मिलाकर ₹1,00,000 महीना दे रहे हो। 12 महीने के कितने गए? 12 लाख। ये 12 लाख कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हो, जो बचे हैं 12। यानी कि कंज्यूमर एसोसिएशन के पास फुल टाइम लॉयर्स होते हैं। अगर इन 3000 मेंबर में से किसी के खिलाफ भी कोई धोखाधड़ी करी किसी कंपनी ने, आपको लगता है मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, चुपचाप कंज्यूमर एसोसिएशन आओ, फॉर्म पर साइन करो, मैं केस लड़ना चाहता हूँ। कौन लड़ेगा? कंज्यूमर एसोसिएशन का वकील लड़ेगा केस को। केस को पे करने आते हैं? नहीं, कंज्यूमर एसोसिएशन का फुल टाइम लॉयर है ये, सैलरी लेता है उनसे, सैलरी तो मिल ही रखी है इसको। तो आपने कुछ करना, कुछ नहीं करना, कोई फीस नहीं, कर जाके बैठो, पूरा मुकदमा लड़ेगा, जीत गया तो आपके घर वैसा भी कुछ। समझ में आया कैसे चलती है कंज्यूमर एसोसिएशन? बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे। इसी टाइम पर सहारनपुर व्यापार मंडल का मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बिल्कुल सेम लाइन पर मैं वहां से फुल टाइम सैलरी नहीं लेता था, मैं पर केसेस ही चार्ज करता था। अगर व्यापार मंडल के, जो भी सहारनपुर व्यापार मंडल के मेंबर है, किसी मेंबर को कोई परेशानी होती थी, कोई इनकम टैक्स केस, जीएसटी केस, तो वो रिपोर्ट करता था व्यापार मंडल में मुझे, और मैं उस केस के हिसाब से बताता था मेरे चार्जेस क्या रहेंगे, मैं रिजॉल्व कराता था उसको। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? कैसे आपको लीगल असिस्टेंस मिल रही है कंज्यूमर एसोसिएशन के थ्रू, ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? एक आखिरी बात जो मुझे करनी है अभी, वो आपको क्यों लगता है कि ये आपको क्यों दे देते हैं सारा पैसा जीतने के बाद, खुद क्यों नहीं कुछ रखते? ये लगता है कभी? मान लो एक कुछ भी कंपनसेशन मिली, 15-17 लाख रुपए, सारी आपको दे दी, आपको नहीं लगता कि कुछ रख लेनी चाहिए, इनको काट लेनी चाहिए कंज्यूमर एसोसिएशन को? यार इनको ना अलग से मिल जाता है, इनको मिल जाता है अलग से। कैसे मिल जाता है, यही बात मैं समझाता हूँ आपका। रिलीफ अवेलेबल पढ़े थे हमने, निकालना करा 10th पॉइंट आज तक पेंडिंग है। मैन्युफैक्चरर के सारे कपड़े फाड़ दिए, एक रह गया, ये भी फाड़ दो, पढ़ लो 10th पॉइंट। पढ़ना जा रहा 10th पॉइंट क्या लिखा हुआ है? टू पे एनी अमाउंट not less than 5% of the defective goods or the deficient services provided to be credited to the consumer welfare fund or any other association person to be utilized in a prescribed manner, ऐसा कुछ लिखा होगा, है ना? इधर देखना क्या मतलब है बाबू। कहता है टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स और डेफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइडेड। सर कोई भी अमाउंट, बस 5% ऑफ डिफेक्टिव गुड्स या 5% ऑफ डेफिशिएंट सर्विस से कम नहीं, ज्यादा कितनी बताएंगे, किसको देनी है? कहते हैं किसी कंज्यूमर वेलफेयर फंड को या एनी अदर एसोसिएशन पर्सन। ये एसोसिएशन या
का मतलब कुछ और नहीं, कंज्यूमर एसोसिएशन से ही है। या तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड को दो किसी, या किसी कंज्यूमर एसोसिएशन को दो टू बी यूटिलाइज इन अ प्रेस्क्राइब मैनर, ताकि वो कंज्यूमर के भले के लिए यूटिलाइज करे इसको। अब बाबू मान लो आदमी के खिलाफ मुकदमा हुआ है, करोड़ रुपए का उसने डिफेक्टिव गुड्स मार्केट में पहुंचाया। बेटा कोर्ट कहती है कम से कम 5% ऑफ डिफेक्टिव गुड्स किसको देना पड़ेगा, किसी कंज्यूमर वेलफेयर फंड को या किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ेगा, ताकि वो कंज्यूमर के भले के लिए यूज करे। अब आप खुद समझो, आप मुकदमा करना चाहते थे, आपने डायरेक्टली नहीं करा, किसी कंज्यूमर एसोसिएशन के वकील से करवाया। अब जब कंज्यूमर एसोसिएशन का वकील खड़ा हुआ है, किसको मिलेगा ये पैसा, 5% डिफेक्टिव गुड्स का, उसी का वो क्या करेगा, वकील पूरी कोशिश करेगा ना उस कंज्यूमर एसोसिएशन को मिल जाए पैसा, तो वो उसी एसोसिएशन को मिल जाता है अलग से पैसा। इसलिए वो बेटा आपके पैसों पे नजर नहीं रखते, उन्हें पता उन्हें तो अलग से मिल जाना है। और एक बात ध्यान रख लेना, ये कोर्ट का मोड है, वहां यहाँ वर्ड लिखा है नॉट लेस देन 5%, 5% से कम नहीं, ज्यादा कितना बताया नहीं। कोर्ट का मोड है, कोर्ट कह दे अच्छा 1 करोड़ के गुड्स मार्केट में सप्लाई करें, 100% दे दे जरा कंज्यूमर एसोसिएशन को भी, 1 करोड़ तो इसको भी दे दे। तो भाई ये नहीं पता कितने जेब से जाएंगे, ये मैं पहले दिन ही बोल चुका हूँ कि ये पूरा लॉ कंज्यूमर के फेवर में, बचता कुछ नहीं मैन्युफैक्चरर के बदले अगर आप गिल्टी प्रूव हो जाओ। सारी चेन मैंने जोड़ दी बेटा, जितनी चेन अधूरी पड़ी हुई थी, ठीक है। जहां आपने टॉपिक खत्म किया ना, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, वहीं पर वापस आना बेटा। टॉपिक है छोटा सा बड़ा जरा सा, नेम ऑफ एनजीओस, है ना। ये बेटा कुछ कंज्यूमर एसोसिएशन एनजीओ के नाम है, कुछ कह लो एनजीओ, कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, सब सेम। 10 नाम है, कोई भी 5 याद कर लेना जो आपको अच्छा लगे। मैं बता देता हूँ कि मैं कौन से करता था। सबसे पहला और सेकंड, दूसरा ये दोनों तो करता ही था। सी क्यूब दिल्ली, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली। सी स्क्वायर दिल्ली, कॉमन कोर्स दिल्ली, है ना, आसान है। सी क्यूब दिल्ली, सी स्क्वायर दिल्ली। एक आया होगा मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, 5वां नंबर था शायद। 7वें नंबर पे होगा सीपीसी अहमदाबाद, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अहमदाबाद। एक सेकंड लास्ट, सीए कोलकाता, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता। इधर देखना, मैं यही क्यों करता हूँ ये भी बता देता हूँ बेटा। देखो कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, ये नाम तो मुझे वैसे भी याद रहेगा क्योंकि कंज्यूमर एसोसिएशन वर्ड याद रहता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अहमदाबाद, ये भी मुझे याद रहेगा क्योंकि एनजीओ का दूसरा नाम ये भी होता है। ये दोनों तो दूसरे दूसरे नाम है, ठीक है ना जी। और सी क्यूब सी स्क्वायर मेरे को वैसे ही याद रहता है, इससे अच्छा कहीं शॉर्टकट होगा। अब आप देख लेना जो आपको अच्छे रहे, 3-4 याद कर लेना ना, ठीक है। नहीं मैंने जो याद किए मैं वो मैंने बता दिया क्या किया, ठीक है जी। मेरे पास ना बेटा सब 2 टॉपिक बचते हैं, कल आएंगे खत्म करेंगे इसको, ठीक है जी। और कोशिश करेंगे कल वो चेंजेस भी पढ़वा दें जो नए लोग हैं, ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।